हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th क्लास की। आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 6। अध्याय 1 से लेके 5 तक मैंने पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड ही वीडियो हम बनाते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोग द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 300 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए इन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या भाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाए। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उन्हें रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान कराने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरी प्रक्रिया देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान कराता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को आइए वर्ण क्या होता है, वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण किसको बोलते हैं। इस समय उत्तर पश्चिम में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अथवा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपन्न की विधियां बताई गई हैं। इसके सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित,
योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभव शक्तिशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। इन्हें वर्ण कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। दूसरा काम वेदों का अध्याय या अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिसके दूसरे लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अंतिम स्थान जो था वो शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान कराने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाएं तथा शूद्र को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। एक मिनट यहीं पे रुक जाइए। जैसे कि जो शूद्र होते थे, नीची जाति के होते थे, तो स्त्रियों को भी उन्हीं का दर्जा मिलता था। जैसे उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, और मतलब उनको इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी जितनी पुरुषों को दी जाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारित जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था। शूद्रों को, जो मतलब दफनाने का और जलाने का काम करते थे, उनको अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का अभाव बहुत ही सीमित था। जनपद क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। जनपद महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के एक राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की वह जगह होती है। एक महत्वपूर्ण जनपद में दिखाया गया है। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों में खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा उसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल आदि तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। पहले इसको पढ़ लेते हैं।
ये पात्र है, ऐसे पहले पात्र हुआ करते थे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्र धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए वहाँ पर ऐसे बर्तन हुआ करते थे, इन पर चित्रकारी होती थी। आइए हम आगे पढ़ेंगे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योतिर्मयी आकृतियों के रूप में है। महाजनपद क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। करीब 250 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसे लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक भोजन की आवश्यकता थी। लोग लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। यहाँ से ये पढ़ लिया था हमने। आप देख सकते हैं, ये है मानचित्र 4 है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेषण, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः ये 250 साल पहले है। कौशाम्बी किले की दीवार है ये देखिए, पहले ऐसी दीवार होती थी। इतनी बारीकी से बनाई जाती थी, वे बहुत मजबूत होती थी। आइए कर के बारे में पढ़ते हैं। कर क्या है? कर वसूलते थे ना पहले राजा लोग, वही कर है ये। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अनियमित रूप से कर वसूलते थे पहले कर। आज भी कर लिया जाता है। जैसे आपका मकान का टैक्स वगैरह होता है, और भी ये जब हम देते हैं उसको कर ही बोलते हैं। कर लगाया जाता है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग
कृषक ही थे। प्राय उपज का जैसे 6 भाग होते थे तो 1 भाग राजा को दिया जाता था। 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। दूसरा कर क्या होता है? कर्मचारियों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जैसे जो कर्मचारी होते थे, सुनार होते, जिनकी अपनी अपना दुकान वगैरह होती थी, तो वे भी 1 महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करते थे। अब पशुपालकों और जानवरों या उसके उत्पादों के रूप में भी कर देना पड़ता था। पशुपालक भी जो पशु पालते थे वो पशु देते थे राजा को। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जो शिकार करते थे वो भी राजा को शिकार करके देते थे कर के रूप में। कृषि में परिवर्तन। आइए कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ ये जानते हैं। इस युग में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रहे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। जिसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास-दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। जैसे चावल बोलते हैं ना, तो पहले ऐसे खेतों में ऐसी धान जो मुंजी होती है उसको छिड़क देते थे, तो वहाँ पर वो जम तो जाती थी, पर वो उससे जगह कम होने के कारण वो इतनी फैल नहीं पाती थी। तो फिर उन्होंने उसको पहले अलग बोया, फिर उसको फाड़ा, फिर उसको दोबारा से लगाना स्टार्ट किया। जैसे आज मुंजी लगती है, इसी टाइम लोगों ने सीख लिया था। और सीख तो पहले लिया था, पर जैसे ये राजा के लिए काम करते थे तो उन्होंने ऐसे अनाज भी उनको भी देना होता था, खुद के लिए तो ज़्यादा नहीं बच पाता, तो उन्होंने ये तकनीक अपनाई, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। आइए और आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में से गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोहा, अश्व खरीदने वाले मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। मगध में 2 राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने
अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी यह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मगध का राजा तो बहुत शक्तिशाली था। मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु और बिंबिसार। आइए वज्जी क्या होता है, वज्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि तुम ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक वज्जी राज्य था। उसकी राजधानी वैशाल बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या वंश कहते हैं। तो गण क्या होता है ये पढ़ते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा होती है। ठीक है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। राजाओं के बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं थे। स्त्रियां जो होती थी और जो लोग काम करते हैं, कामगार, वो इसमें हिस्सा नहीं इसमें उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था और उस बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। वे बहुत साहित्य के संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता था। वज्जी संघ का यह वर्ण दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्हें अपने मंत्री बहिष्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं अनियमित रूप से होती हैं तथा उनमें भी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, इन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते होंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे होंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहे होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंदी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उसके आने या जाने का कोई रोक नहीं लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब
से लगभग 150 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली, इन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। आइए अन्यत्र पढ़ते हैं। लगभग 250 साल पहले एथेंस में लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त की जो दास नहीं थे। वहाँ के एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम से कम 40 बार बुलाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक में कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेनाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।